हेलो फ्रेंड्स, एक और जापान की वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम है एंड वेलकम टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जापान का, जो आपने मेरे थंबनेल से पढ़ा होगा कि जापान ने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए शुरू कर दी है और इवन टेलीफोनिक इंटरव्यू भी वो उन्होंने शुरू कर दी है। कुछ मेरे एक दो लोगों से उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू भी की है और उनसे वेरिफिकेशन भी की है। कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल पर मंगवाए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जो है शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब शेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जो लोग वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है वीज़ा है तो 11 अक्टूबर से जापान का शुरू हो चुका है टूरिस्ट वीज़ा और काफ़ी दूसरी कैटेगरीज का भी। बट टूरिस्ट वीज़ा, इंडिविजुअल टूरिस्ट वीज़ा जो स्टार्ट हुआ है वो 11 अक्टूबर से हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअली टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं जापान में और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जापान का। तो उनसे सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप खुद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट देख के लगाएं। आपको पता होना चाहिए कौन से, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं काम तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आइटनरी के बारे में पता होना चाहिए, आपके बैंक की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, कितने अमाउंट है उसके अंदर। मतलब आपको पूरी अपनी फ़ाइल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही मेरे एक दो जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ हुआ। उन्होंने उनसे उनकी बैंक की स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और उनको कॉल आई तो उनसे पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। इवन उनसे पैन कार्ड मांगा गया, उनकी जॉब से रिलेटेड उनसे पूछा गया कि भाई आप जॉब कहाँ करते हैं, आपकी कितनी सैलरी है। सैलरी अकाउंट हालांकि उन्होंने लगाया था, उसके अलावा भी उन्होंने एक और अकाउंट उन्होंने बताया कि आपके जो है आपका एक और अकाउंट है तो आप उसकी भी अकाउंट की जो है बैंक की स्टेटमेंट भेजें, तो वो भी उन्होंने भेजी। पैन कार्ड मांगा गया। इवन आप कहाँ कहाँ घूमोगे जापान में, कौन कौन सी जगह पे जाओगे वो पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप जापान जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सॉरी, तो फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं घूमने तो आपको उसकी जो आइटनरी है, उसके जहाँ जहाँ आप घूमने जा रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल आती है, आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वेरिफिकेशन कॉल आती है या आपसे वो पूछते हैं कि आप भाई कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। इवन साउथ कोरिया के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप जब अपना आइटनरी बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप आइटनरी नहीं भी बनाते, नहीं भी आपने लगाई है, बट जापान के लिए तो लगानी पड़ती है। कोरिया के लिए शायद हम लोगों ने नहीं भी लगाई थी, तब भी वीज़े आए थे। बट अब जो है साउथ कोरिया के लिए भी वेरिफिकेशन कॉल आती है और इवन वो पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जापान के लिए भी वो पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने और वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास आइटनरी है तो आइटनरी आप उसे खोल लें तुरंत, आप किसी दूसरे फ़ोन से खोल लें या आपके पास उसका प्रिंट आउट हो तो आप प्रिंट आउट देख के आइटनरी में बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे दोनों सब्सक्राइबर से उन्होंने पूछा कि आप जापान में कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आइटनरी में जैसे जैसे लिखा वैसे ही नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल पढ़ के बता देना। आपने अपना थोड़े से दिमाग से उसके बारे में बताना कि जैसे कि फर्स्ट डे अगर आप शाम को आपकी फ़्लाइट पहुँच रही तो आप बता सकते हैं कि भाई शाम को हम वहाँ पर लेट पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर रात को तो हम होटल में भाई थके आएंगे तो सो जाएंगे। दूसरे दिन हम ये जगह पे जाना है हमने और तीसरे दिन इस जगह पे जाना है। कुछ चीज़ें 4-5 चीज़ें होती हैं, 4-5 प्लेसेस होते हैं आपने दिल्ली में विज़िट करने हैं जापान में। तो हो सकता है आप उन सारी जगहों पे ना जा पाए। उनको ये भी बोलो कि भाई ये 5-6 चीज़ें मैंने इस दिन को, इस डेट को घूमने जाना है, तो हो सकता है मैं 1-2 मिस भी कर जाऊँ, मुझे पता नहीं है। बट अगर मैं जा पाया तो सारी जगहों को विज़िट करके आऊँगा और ये सारी जगह पर मैंने विज़िट करने जाना है जापान में जब मुझे वीज़ा मिलेगा। उसके अलावा आपसे वो टिकट के बारे में पूछेंगे कि आपकी टिकट कितने की है, आपकी टिकट कन्फर्म्ड है या पेड है या जैसे भी इस तरीके से वो सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो आप बता सकते हो कि भाई हमारी टिकट कन्फर्म्ड है, इसी टिकट से मैंने अगर मुझे वीज़ा मिलता तो इसी टिकट से जो है मैंने ट्रैवल करना है और इसी टिकट से ही मैंने वापस आना है। मतलब मेरा यही कन्फर्म मेरी टिकट होगी। इसके अलावा आइटनरी हो गई, आपका होटल बुकिंग हो गई। होटल बुकिंग के भी बारे में पूछते हैं कि आपके होटल में आपका जो वो तो चलो कंफर्म्ड हो जाती है विदाउट जो है आप पे किए। आप पेड प्रॉपर्टी वाले होटल ले सकते हैं booking.com से या agoda.com से, तो वो आप होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बैंक की स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जापान की बताया था कि बैंक की स्टेटमेंट वो मांग नहीं रहे हैं, बट मैंने जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं मैं सबको बोलता हूँ अपनी बैंक की स्टेटमेंट जरूर लगाओ और अपनी ITR 2-3 साल के साथ में लेके जाओ। बैंक की स्टेटमेंट आपके पास करंट और सेविंग के अगर दोनों है तो दोनों लेके जाओ, जितनी भी आप सारी लगाओ। तो
बैंक स्टेटमेंट मस्ट है फ्रेंड्स। बैंक स्टेटमेंट आपने लेके जानी ही जानी है 6 महीने की, बैंक से साइन और स्टाम्प करवा के। और अगर आपके पास करंट अकाउंट की भी अगर आप बिजनेस करते हो तो वो भी आप लेके जाओ, उनको दोनों दो। अगर दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो बेटर है, नहीं तो एक तो उन्होंने लेनी वो मस्ट है। इसके अलावा ITR आप 3 साल के लेके जाओ। अगर आप बिजनेस करते हो तो मेरे ख्याल से तीनों की भी ले रहे हैं किसी से, और 2-2 साल की भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। और जब भी कॉल आए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ का घूमने जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके अकाउंट में भी पैसे उसी हिसाब से होने चाहिए। लगभग अगर आप जा रहे हो तो जापान थोड़ा महंगा है, और आप उसी हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करना। अगर आप मान लो 2-2.5-3 लाख रुपये, अगर 3 लाख रुपये आपके अकाउंट में है तो 6-7 दिन का ट्रिप, 8 दिन का ट्रिप बनाना, उससे ज़्यादा मत बनाना। मेरा कहने का मतलब है आप जो भी ट्रैवल करें, अपने ट्रैवल प्लान करें, तो आप अपने बैंक में जितना बैलेंस है उसी के हिसाब से आप अपने ट्रिप को प्लान करें। 10-12-15 दिन का ना करें, छोटा ट्रिप करें, ताकि आपका वीज़ा मिलने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो। और वो 1-2 सवाल फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जापान में आपको जापानीज़ तो आती नहीं है, तो अब आप कैसे मैनेज करोगे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वो अक्सर यही पूछते हैं। मैंने पीछे कोविड से पहले भी मैंने ये सुना था, वो जापानीज़ जब जापानीज़ एम्बेसी से कॉल आती है आपको वीज़ा के लिए कि भाई आप वहाँ पर कैसे मैनेज करोगे, आपको जापानीज़ नहीं आती है। तो फ्रेंड्स दुनिया के मेरे ख्याल कितने देश हैं जो जापान में घूमने जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो उन सबको कहाँ आती है कहाँ उन सबको जापानीज़ आती है। तो मैनेज तो होता ही है ना, मतलब जैसे हमारा देश है, हम सबको हिंदी तो नहीं आती है ना, हमारे देश में भी तो लोग आते ही हैं। ऐसे जापान है, अब दूसरी कंट्रियों को जापानीज़ तो नहीं आती, फिर भी वो जापान जाते हैं ना घूमने। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप जवाब दे सकते हो, आप अपना सोच समझ के इस बात का भी जवाब दे सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। बाकी यही मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था कि आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कि उनकी कॉल आती है और वो कुछ इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आप अपना मेंटली प्रिपेयर होकर रखें, और आइटनरी आप जरूर अपने पास रखें, ताकि जब भी वो कोई आइटनरी के बारे में, यानी कि आपके घूमने के बारे में पूछें कहाँ कहाँ आपने घूमना है जापान में, तो आप उन चीज़ों के बारे में बता सकें। अपने बैंक स्टेटमेंट के आपके बारे में पता होना चाहिए। आपकी टिकट कितने की है, वो ये भी मैच करते हैं, आपकी टिकट कितने की है, 50-60 हज़ार की है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये सब वो सवाल पूछते हैं आपसे, ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट होकर आप उनकी बातों को सुने और ध्यान से उनको जवाब दे दें, जल्दबाजी में जवाब ना दें। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।